हेलो। तो भाई अपने बीकॉम में जो पहला चैप्टर है ना उसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के क्या नियम है। पढ़े हुए ना अपने जो 11th 12th में पढ़े होंगे, बस वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का सा एडवांस है। और यही आपके जो सीपीटी और सीए की जो एग्जाम है उसमें भी यही पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ेंगे अपन, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मतलब परिभाषा। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके डेवलपमेंट, कि कैसे अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, कि अकाउंटिंग के ये जो नियम बने हैं वो कैसे बने हैं, किस हिसाब से बने हैं। ठीक है। अवधारणाएं कैसे बनी है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है। एक मिनट। कि क्या इसके उद्देश्य है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, मतलब सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कोई भी आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, मतलब क्या उसके नियम है। तो वो सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसकी अवधारणा पढ़ेंगे। प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत। ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें हम कॉन्सेप्ट, मतलब कि अवधारणा, कि किसी भी चीज को, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू हम मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं करते, या कॉस्ट पे क्यों नहीं करते जितने को अपन पे पड़ा है। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, और उसकी एक प्रॉपर बैकग्राउंड होगा, पूरा एक कॉन्सेप्ट होगा, तो उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट या अवधारणा है। और पढ़ेंगे कॉन्वेंशंस। अवधारणा और कॉन्वेंशन लगभग एक जैसी होती है। कॉन्सेप्ट तो हो गई, अवधारणा की कोई भी मतलब पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेप्शंस में होता है कि अब उस अवधारणा को फॉलो करते करते फिर उसमें डेवलपमेंट किया और उसको फिर सभी लोग उसको अपनाने लग गए, तो वो हो गई मान्यताएं। कॉन्वेंशंस का मतलब क्या होती है? मान्यताएं। मतलब ज्यादातर लोग उस चीज को मानते हैं, तो वो क्या चीज हो जाती है? मान्यताएं होती है। कोई भी नियम है, जैसे अकाउंटिंग का कोई भी नियम है, उसको अगर बड़े समूह पे या ज्यादातर अकाउंटेंट विश्व भर में या किसी देश के या किसी एक महाद्वीप के लोग अगर उसको मानने लग जाते हैं उस नियम को, तो वो क्या कहती है? उसे कहते हैं मान्यताएं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ अकाउंटिंग का वो देखेंगे। अकाउंटिंग करने के क्या उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य सारे सब हो गए, तो फिर इसके सिद्धांत क्या क्या हैं अकाउंटिंग करने के, फिर उसकी क्या अवधारणाएं हैं और क्या उसकी मान्यताएं हैं। उसके बाद फिर अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीए में भी इस चैप्टर से ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये है ना पूरी अकाउंटिंग का एकदम पूरा बेस है। जितनी भी आप अकाउंटिंग सीख लो, चाहे कितने एडवांस अकाउंटिंग सीख लो, उन सबका पूरा बेस है ना वो इसी पहले चैप्टर में है।
इसी चैप्टर से सारे नियम होंगे, इसी चैप्टर से किसी भी आपको जो कोई अकाउंटिंग बनाओगे उसके नियम इसी से होंगे, किसी भी जो आपका आइटम है अकाउंटिंग है उसको किस पे वैल्यू करते हैं वो सारा चीज इसी से पता लगेगा, इसी में नियम है, उसी के आधार पर हम सारी अकाउंटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, परिभाषा। तो लेखांकन की जो परिभाषा है, ठीक है, तो लेखांकन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, ठीक है। तो सबसे पहले दी है आर एन एंथनी के अनुसार, आर एन, बुक्स में लिख ले, नोट्स बना ले, आर एन एंथनी के अनुसार। पीछे से क्यों बना रहा है एकदम, हाँ ठीक है, आगे। लेखांकन प्रणाली लेखांकन प्रणाली क्या होता है, लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश करने, विश्लेषण करने और सूचित करने का एक साधन है। आपको भी लिख लेना है प्रॉपर, ये नोट्स जो परिभाषा है वो एग्जाम में आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा तब आपको लिखना रहेगा। तो आर एन एंथनी साहब क्या कहते हैं, लेखांकन प्रणाली मतलब अकाउंटिंग जो है व्यवसाय से संबंधित, किससे संबंधित होनी चाहिए, व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, अपने घर से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में, मौद्रिक मतलब जिनको पैसे में मापा जा सके, ईमानदारी है उसको पैसे में माप सकते हैं क्या, माप सकते हैं क्या ईमानदारी को, तो उसकी अकाउंटिंग में वो नहीं आता। कोई भी चीज, जैसे आपने कोई माल खरीदा तो उसको पैसे में माप सकते हैं, कोई आपने सेल करी उसको पैसे में माप सकते हैं, कोई चीज आपने आइटम किसी को बेचा या कोई आपने सर्विस प्रोवाइड कराई, उन चीजों का अपन क्या है कि मौद्रिक यानी कि पैसे के रूप में माप सकते हैं। तो उन सूचनाओं का मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करना, एकत्रित मतलब इकट्ठा करना उन सूचनाओं को, और उनको समरी बनाना मतलब सारांश लिखना, फिर उसको विश्लेषण करना। अब जैसे देखो आप क्या है, अकाउंटिंग एंट्री करते हो, जनरल में एंट्री करते हो, तो वो क्या हो रहा है कि आप सूचनाओं को एकत्रित करते जा रहे हो, फिर उसका अकाउंटिंग करने के बाद आप लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तलपट जिसे कहते हैं अपन। उस तलपट को बनाने को क्या कहते हैं, सारांश करना, यानी कि समरी बनाना, एक तरीके से समराइज करना। अब उस तलपट बनाने के बाद आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। तो वो सारा सब करके आप क्या करते हो, फिर उसका बैलेंस शीट बनाने के बाद आप उसका विश्लेषण करते हो कि इस बार प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर चालू संपत्तियां कितनी है, चालू दायित्व कितने हैं। तो वो क्या सारी चीजें होती है, विश्लेषण करना हो जाता है उसको, उसे कहते हैं विश्लेषण करना। और इस विश्लेषण करके लोगों को क्या करते हैं, आप सूचना देते हैं, किसको, अकाउंटेंट किसको देगा, अपने व्यापारी को देगा। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, ये क्या है, अकाउंटिंग है। ये जो सारी प्रक्रिया है तो ये सूचित करने का एक साधन है।
तो आर.एन. एंथोनी के अनुसार लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित मौद्रिक सूचनाओं को क्या करना, इकट्ठा करना यानी कि एकत्रित करना, उनका सारांश करना यानी कि समराइज करना, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वो बनाना, उसके बाद उसका विश्लेषण करना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद उसको सूचित करना कि लोगों को आपको इतना प्रॉफिट हो गया। तो उसका करने का क्या है, एक साधन है। तो ये आर.एन. एंथोनी की परिभाषा समाप्त हुई। दूसरी परिभाषा है आपकी हेरोल्ड बायरमैन और एलन आर डेबिन के अनुसार। कौन? हेरोल्ड बायरमैन एवं एलन आर ड्रेबिन। तो ये साहब क्या कहते हैं, इनके अनुसार ये क्या परिभाषा है? तो इनके अनुसार लेखांकन को व्यावसायिक वित्तीय सूचनाओं को व्यावसायिक वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, क्या करना, मापना, लिखना और संवहन करना कहा जा सकता है। ये साहब भी यही बात बोल रहे हैं कि लेखांकन वित्तीय सूचनाओं, वित्तीय का क्या मतलब, जिसको कि पैसे में मापा जा सके। वित्तीय का क्या मतलब है, जिसको पैसे में आप माप सको। सूचनाओं को क्या करना, पहचान करना। पहचानना का मतलब वही कि आइडेंटिफाई करना कि वित्तीय सूचना कौन कौन सी है। जैसे माल खरीदना, उसको पैसे में माप सकते हो। बेचना, पैसे में माप सकते हो। और आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, उसको पैसे में माप सकते हो। किसी को वेतन देना, उसको भी माप सकते हो। तो उन वित्तीय सूचनाओं को क्या करना, पहचानना। पहचानने के बाद हाँ भाई ये वित्तीय सूचना है, उसके बाद उसको मापना। मापने का मतलब उसकी वैल्यू क्या है वो पता करना कि किसी को आप सैलरी दे रहे हो तो कितनी दे रहे हो, किसी को आप परचेज कर रहे हो तो उसकी परचेज की कॉस्टिंग क्या है। तो वो क्या हो गया, उसका मापना हो गया। फिर आप उसकी एंट्री कर रहे हो तो उसका क्या हो गया, लिखना हो गया। उसका क्या हो गया, लिखना हो गया। और लिखने के बाद उसको ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L बना के उसको संवहन करना, मतलब लोगों को बताना। तो बातें तो वही है सारी जो ऊपर वाली परिभाषा में थी, बस इन्होंने शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है। तो ये अकाउंटिंग की परिभाषा किसके अनुसार हो गए, हेरोल्ड बायरमैन और एलन आर के अनुसार, एलन आर ड्रेबिक के अनुसार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। उस केस में आपको लेखांकन क्या है वो समझाना पड़ेगा, उसके बाद इनकी परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी। अब एक अपना अमेरिका में इंस्टीट्यूट है, जैसे भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे अमेरिका में ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसने भी लेखांकन की परिभाषा दी है। ये क्या है, हर देश में क्या होता है कि जैसे इंडिया में क्या है, जब भी अकाउंटिंग के नियम है ना, वो कौन बनाता है, सी इंस्टीट्यूट बनाता है। सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है। इसको काम एक संविधान के तहत इसको निर्माण किया गया है, मतलब कानून के तहत इसको बनाया गया है। इसका काम क्या है कि अकाउंटिंग के नियम बनाना। ठीक है, अकाउंटिंग के नियम बनाने का काम किसका है, सी इंस्टीट्यूट का है। ऐसे ही अमेरिका में क्या है, अमेरिका में किसका काम है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसका काम। तो अब अमेरिका की जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या परिभाषा है लेखांकन की, तो वो देख लेते हैं।
लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को अपन देखते हैं पहले। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इसके अनुसार लेखांकन की क्या परिभाषा है? लेखांकन व्यवसाय के लेखे, क्या लेखांकन व्यवसाय के लेखे। अब देखो ये भी बात किसी कर रहा है, व्यवसाय से ही कर रहा है, अपने पर्सनल घर पे अपन क्या करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, व्यवसाय से संबंधित बात कर रहा है। व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से आंशिक रूप से क्या होते हैं? वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से विधि से लिखने, उसको वर्गीकृत करने, समझ में तो आ रहा है लिखता हुआ? ठीक है, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करने की क्या है? कला है। इसकी थोड़ी डिटेल में परिभाषा हो जाती है। क्या क्या रहा है? वही व्यवसाय के लेखे एवं घटनाएं। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो घटना भी होती है, घटना इन द सेंस की इवेंट, कोई माल खरीदा वो भी एक घटना है, आपके दुकान में माल चोरी हो गया ये भी एक घटना है, पैसे संबंधित है ना, व्यवसाय से संबंधित है। तो ये घटनाओं को क्या है, जो कि पूर्णतः या आंशिक रूप से किस प्रकृति की? वित्तीय प्रकृति की। वित्तीय प्रकृति मतलब कि उनको पैसों में नापा जा सकता है, वित्तीय प्रकृति का नहीं है। अकाउंटिंग जहां आ गया वहां वित्तीय प्रकृति होना ही होना है, चाहे वो आंशिक रूप से हो चाहे पूर्ण रूप से हो। पहले वाली परिभाषा में तो पूर्ण और आंशिक के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसमें यह बोल रहा है कि पूर्ण रूप से आंशिक वित्तीय प्रकृति के हो या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हो, दोनों ही परिभाषा है, दोनों ही घटनाएं हो सकती है, जिनको मुद्रा में प्रभावपूर्ण तरीके से क्या करा जाता है? लिखा जाता है। लिखने के बाद में आप लेजर बनाते हो तो उनका क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करने के बाद आप सारांश बनाते हो, यानी कि तलपट बनाते हो उनका सारांश में व्यक्त करने, और उनके परिणाम क्या हो गया? परिणाम में क्या होते हैं?
आपके या तो फिर साल के अंत में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना या बैलेंस शीट बनाना मतलब उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करने की क्या है, कला है। तो अब मेरे ख्याल से आपको इस परिभाषा को रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसका मतलब है। बस आपको कुछ कुछ वर्ड याद में रखने हैं तो और एग्जाम में लिखने के लिए। क्या है, लेखांकन व्यवसाय से संबंधित क्या है, लेखे और घटनाएं, जिसमें भी पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या हो, वित्तीय प्रकृति की हो। वित्तीय प्रकृति के बाद अब फिर क्या होता है, जो कि मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकरण करने, सारांश करने और सारांश में व्यक्त कर रहे और उसके परिणामों की क्या आलोचनात्मक रूप से व्याख्या करने की कला। क्या हो गया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की क्या हो गई, लेखांकन की ये परिभाषा हो गई। इसी प्रकार स्मिथ और एसबर्ग ने भी उपरोक्त परिभाषाओं में कुछ सुधार व्यक्त किया है। तो लेकिन ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की जो परिभाषा है ये ज्यादा बड़ी लग रही है, क्योंकि इसमें है ना केवल पूर्णतः नहीं आंशिक रूप से जो वित्तीय प्रकृति है उसको भी शामिल किया है। आलोचनात्मक रूप से व्याख्या मतलब ये नहीं कि भाई प्रॉफिट और लॉस ही सीधा बता दिया, उसमें आपको ये भी जो पता लगता है कि बैलेंस शीट देखने के बाद कि उधार माल तो जैसे ज़्यादा बेचा है, पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की है। तो ये इंस्टीट्यूट की परिभाषा ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है बाकी और परिभाषा के अनुसार, और इसका कार्य क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से इसने प्रभाव डाला है। तो लेखांकन को सामान्य व्यवसाय की एक भाषा के रूप में जाना जाता है। मतलब लेखांकन क्या है, व्यवसाय की एक भाषा है। आप अकाउंटिंग करके एक व्यवसाय के रूप में आप बता सकते हो कि इसमें कैसा चल रहा है बिजनेस, तो ये क्या आ गई, एक व्यवसाय की एक भाषा हो गई। और लेखांकन की कला अत्यधिक प्राचीन काल से अपने भारत में चली आ रही है। इसको लिखना नहीं है, ओनली समझना। अच्छा, रह गया है क्या कुछ लिखने का? किंतु उस समय इतनी रूप से विकसित नहीं थी जितनी कि आज विकसित हो गई है। और पहले क्या होता था कि लेन देनों की संख्या भी सीमित थी। अब आज आप देखो तो कितने करोड़ों और अरबों का ट्रांजैक्शन एक दिन में हो जाता है। शेयर मार्केट की बात करो तो कितने लोग डेली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, करोड़ों में खरीदते हैं, करोड़ों में बेचते हैं। तो पहले तो इतने लेन देन थे नहीं, तो इसलिए पहले नॉर्मल ठीक ठाक अकाउंटिंग की थी, इतना उनका विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया कि इतने सारे ट्रांजैक्शन हो गए, इतने सारी अकाउंटिंग हो गई, इतना सारा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो गया, तो धीरे धीरे अकाउंटिंग का भी विकास होता गया। पहले क्या होता था कि जो व्यापारी था वो खुद ही अपनी अकाउंटिंग कर लेता था या ज्यादा से ज्यादा एक मुनीम रख लेता था। आज क्या है कि मतलब पूरा अकाउंटिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरे एम्प्लॉयज होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के में कम से कम 1000-2000 तो अकाउंटेंट होते हैं। तो इतना बड़ा और इतना नियंत्रण करने की जरूरत हो गई। उस काल में अमीर व्यक्ति अपने धन का गबन रोकने और संपत्ति का प्रबंध करने के लिए कारिंदे यानी कि प्रबंधक, जिसे कि मुनीम कहते हैं, नियुक्त करते थे। और ये प्रबंधक अपने स्वामी के सौदों को इस रूप में दर्ज करते थे कि उनके द्वारा विनियोजित धन का ज्ञान रहे कि कितना उन्होंने पैसा लगा दिया और कितना उन्होंने किसी को उधार दिया, कितना उन्होंने ऋण दिया, उसका आसानी से पता लगे जा सकता। लेकिन हाल ही में बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उत्पादन हो रहा है, गलाकाट क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। एक की जगह एक अगर कोई रेट कम कर रहा है तो कोई दूसरा उससे कम में बेच रहा है। तो और बाजारों का विस्तार भी तय हुआ है। बड़े बड़े आप मॉल देख रहे होंगे, बिग बाजार देख रहे होंगे। तकनीकी परिवर्तनों ने लेखांकन के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। मतलब अकाउंटिंग में पूरा ही चेंज आ गया है। गार्डन और सिपलिंग के शब्दों में लेखांकन व्यवसाय संगठन के सामने आने वाली बहुत सारी आर्थिक समस्याओं के उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। मतलब लेखांकन में जो भी समस्या आती है ना, चाहे भाई मेरा स्टाफ की सैलरी कितनी हो गई, कितना मेरे को टैक्स देना है, कितना क्या देना है, ये क्या है, सारी समस्या ही है बिजनेस की। भाई कितना देना है कितना नहीं देना, तो उसका कौन बताएगा, वो बताइए अकाउंटिंग। आप लेखांकन प्रॉपर करोगे तो सारी सब कुछ अकाउंटिंग बनाएगी। और आजकल तो इतने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आगे, सिंगल क्लिक करते आपको पता लग जाएगा भाई इतना टैक्स देना है, इतना इनसे एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, इतना इनका पीएफ काटना है। एक सिंगल क्लिक करके 1000 एम्प्लॉयज का आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
तो इन समस्याओं का उपकरण के रूप में क्या है, अकाउंटिंग है। ये व्यवसायिक संगठन के आर्थिक इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखता है। आर्थिक इतिहास का क्या मतलब है कि मैंने 1 साल पहले ये माल कितने में खरीदा था, वो क्या है, बिजनेस के लिए इतिहास है। तो एक अकाउंटिंग क्या है, इतिहास के रूप में व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है इतिहास। भाई 1 तारीख को मैंने ये माल परचेज किया, 2 तारीख को मैंने ये किया, उस तारीख को इतना बेचा तो इतना बचा, ऐसे पूरे महीने में कितना किया, फिर अगले महीने में कितना किया, उसका एक व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखा जाता है अकाउंटिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ एंट्री लिख ली, कुछ एंट्री नहीं लिखी, किसी को लेना था वो तो लिख लिया, देना था वो लिखा नहीं, तो वो चीजें नहीं होती अकाउंटिंग में। पूरी प्रॉपर सारी जानकारी लिखते हैं और एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। इतिहास लेन देन और घटनाओं को मौद्रिक रूप में दर्ज करने के रूप में लिखा जाता है, मतलब मौद्रिक रूप में, जिसको कि पैसे के रूप में मापा जा सके। लेखांकन व्यवसाय के प्रबंधन एवं व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकार। अब लेखांकन से संबंधित पक्षकार कौन कौन से होते हैं? आपने जिससे उधार माल खरीदा वो हो गया, लेनदार हो गया। व्यवसाय का खुद स्वामी हो गया। ठीक है, अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो जो शेयर इश्यू करती है, शेयर क्या होता है क्या नहीं होता मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो वो जो शेयर्स लेते हैं वो उसके पक्षकार हैं, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ होता है, शेयर होल्डर्स। ऋण पत्रधारी होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, मैं अभी सिंपली इतना ही समझ लो कि वैसे तो आप जैसे मान लो आप बिजनेस करते हो, आपने किसी को उधार दिया तो क्या हो गया, लोन हो गया। लेकिन कंपनी किसी को उधार देती है तो कैसे देती है, उधार देती है, एक पेपर में साइन कराती है। उस पेपर में साइन कराने पे ये लिखा रहता है कि मैंने इस कंपनी को इतने रुपए उधार दिए हैं और इस ब्याज की दर पे दिए। तो वो क्या चीज हो जाती है, अपना ऋण पत्र हो जाता है। एक बार देखो कौन है,